हेलो, जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलिए आज के करंट अफेयर और एडिटोरियल की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। आज की जो पहली हेडिंग आप लोगों को बनानी है वो डालिए, भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जनवरी, 29 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो डेट याद रखना है। इस दिन भारतीय पत्रकारिता के योगदान को सम्मानित किया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस के इतिहास को याद करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की भूमिका को उजागर करना है। ठीक है, भारतीय मीडिया जो है, ठीक है, और जो पत्रकारिता है उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हम लोग ये समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्लियर? और मीडिया रैंकिंग में हम लोग की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक क्या है जल्दी बताइए? 159। इंडिया की रैंक क्या है? तो 159 है। क्लियर? तो दो चीज याद रखनी है, एक तो मीडिया की रैंक याद रखनी है, और हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? Indian Newspaper Day is celebrated on 29th January. On this day, the contribution of Indian journalism is honored. This day is dedicated to remembering the history of the Indian press. Its purpose is to highlight the freedom of media and the role of journalism. Clear? तो 29 जनवरी डेट याद रखना है, और साथ में क्या याद रखना है कि इंडियन मीडिया की रैंकिंग क्या है? तो 159 रैंकिंग है। क्लियर? अगली हेडिंग डालिएगा, बीटिंग रिट्रीट। अगली हेडिंग डालिए, बीटिंग रिट्रीट। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का समापन। गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है वो बीटिंग रिट्रीट नामक समारोह के साथ समाप्त होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट से होगा। ठीक है, तो बीटिंग रिट्रीट शब्द का मतलब समझ गए? गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है उसका समापन किससे होता है? बीटिंग रिट्रीट से होता है। आयोजन कहाँ होता है? रायसीना हिल्स, नई दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है, जिसके चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हुए मार्च करते हैं। तो पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि ये होता कहाँ है? तो ये रायसीना हिल्स, ठीक है, न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के लिए। ठीक है, और ये समापन समारोह किस चीज से खत्म होता है गणतंत्र दिवस का? तो बीटिंग रिट्रीट से। क्लियर? इसके गेस्ट कौन होते हैं? तो इसके गेस्ट होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इसके गेस्ट होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इसके क्या होते हैं? गेस्ट होते हैं। जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों जो सेना है उसके जो टुकड़ी है वो बैंड बजाते हुए मार्च करते हैं, और इस गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। क्लियर? द बीटिंग रिट्रीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन ऑन रायसीना हिल्स, हुज चीफ गेस्ट इज द प्रेसिडेंट। क्लियर? इन बीटिंग रिट्रीट द बैंड ऑफ आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी मार्च प्लेइंग ट्रेडिशनल ट्यून्स। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्किम के सोरेंग जिले में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र? सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है? तो सिक्किम में है। डिस्ट्रिक्ट यदि पूछ दे तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सोरेंग जिला। ठीक है, सिक्किम के सोरेंग जिला में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र खोला गया है। ठीक है, हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और स्वस्थ पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपके केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पूरे जैविक तरीके से मत्स्य पालन किया जाएगा, और ये पहला बन चुका है देश का। कहाँ? सिक्किम के
सोरेंग जिले में। तो पहला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? Recently, organic fish farming has been started in Soreang district of Sikkim. This is the first organic fish farming center in the country. ठीक है? तो देश का पहला सेंटर है सिक्किम के सोरेंग जिले में। तो भूलने की गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। अगली हेडिंग डालिएगा, गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकियां। ठीक है, गणतंत्र दिवस का परेड अभी हुआ है 26 जनवरी को, और उसमें जो राज्यों की झांकियों को जो नंबरिंग दी जाती है कि कौन टॉप मोस्ट झांकी थी, कौन सेकंड पे थी, तो इसकी लिस्ट आ चुकी है। और इस तरह से पहले स्थान पे गुजरात की झांकी है। पहले स्थान पे कौन है? फर्स्ट पे गुजरात है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? गुजरात है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे यूपी है। सेकंड पे कौन है? यूपी है। और थर्ड पे उत्तराखंड है। थर्ड पे कौन है? उत्तराखंड है। टॉप 3 याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 3 हमें याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है? गुजरात की झांकी है, सेकंड पे यूपी की झांकी है, और थर्ड पे उत्तराखंड की झांकी है। ठीक है, गुजरात का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, गुजरात की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसकी थीम थी महाकुंभ के आधार पे। ठीक है, और उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो थीम उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट आपको नंबर टॉप 3 जो है 1 2 3 वो आपको याद रखना है। प्रथम नंबर पर यूपी की, गुजरात की झांकी है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की झांकी है, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी है। क्लियर? द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द बेस्ट 3 टेबल्स ऑफ द स्टेट्स इन द रिपब्लिक डे परेड 2025 हेल्ड इन दिल्ली। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? कहाँ के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे? प्राबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। हाँ, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार चीफ गेस्ट बने थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बिहार ग्रामीण लीग, बिहार में भी होगा आईपीएल मैच, कही बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी ने। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, राकेश तिवारी जी है। कौन है? राकेश तिवारी जी है। ये याद रखिएगा, राकेश तिवारी जी बीसीए के अध्यक्ष है। अब न्यूज में क्यों है बिहार ग्रामीण लीग? तो बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बिहार में जो भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि क्रिकेट में कैरियर बनाया जा सकता है, तो उनके लिए बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार हो रहा है ये आयोजन। इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पहला राज्य, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, बिहार क्या हो चुका है? पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, जिसने बिहार ग्रामीण लीग स्टार्ट की है। इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। एज लिमिट क्या है? 13 वर्ष से लेके और 23 वर्ष तक के एज लिमिट है। ठीक है, एज लिमिट क्या है? 13 से 23। ठीक है, 13 से 23 वर्ष के जो भी व्यक्ति इस खेल में रुचि लेते हैं, उनको इसमें कैरियर बनाना है, वो बिहार ग्रामीण लीग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और बीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश तिवारी जी है। क्लियर? तो दो तीन चीज याद रखना है। बिहार पहला राज्य हो गया है जो इस खेल का आयोजन करने जा रहा है। क्लियर? 13 से 23 वर्ष की उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और बीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश तिवारी है। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, मानुष शाह और दिया चितले। ठीक है, पुरुष वर्ग में यदि देखें, पुरुष वर्ग में यदि देखें तो विनर कौन है? मानुष शाह। और महिला वर्ग में यदि देखें तो विनर कौन है? दिया चितले। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, पुरुष वर्ग के विनर कौन है? तो मानुष शाह। और फीमेल वर्ग के विनर कौन है? तो दिया चितले आपकी महिला वर्ग की विनर है। क्लियर?
मानुष शाह और दिया चितले ने रविवार को सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में सीनियर नेशनल टेबल टेनिस में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, नेशनल टेबल टेबल सॉरी नेशनल जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें मेल वर्ग के विनर कौन है, तो मानुष शाह है, और फीमेल वर्ग की विनर कौन है, तो दिया चितले है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। क्लियर। Manu Shah and Diya Chitle won the men and women's title during the Senior National Table Tennis Championship 2025। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मेल विनर, फीमेल विनर, और तीसरी बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। मेल में मानुष शाह, फीमेल में दिया चितले, और आयोजन सूरत में किया गया है। आते हैं अपने आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। भारत और चीन प्रतिद्वंदिता से तालमेल तक। ठीक है, भारत और चीन के संबंध पर यह एडिटोरियल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो इसमें हम एक एक बातों को समझेंगे। ठीक है, हर एक की पॉइंट्स को, और अपने इस एडिटोरियल को आज खत्म करेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2024 में भारत चीन के बीच होने वाले डिसइंगेजमेंट सैन्य वापसी समझौते ने अस्थायी राहत प्रदान तो किया है, लेकिन यह उनके संबंधों के गंभीर मुद्दों को स्थायी समाधान नहीं है। ठीक है, भारत और चाइना के मध्य, भारत और चाइना के मध्य डिसइंगेजमेंट हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, डिसइंगेजमेंट पर बैठक हुई थी सैन्य वापसी पर। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है वहां पे कुछ झड़प हो गई थी, उसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी, लेकिन फिर दोनों में वार्ताएं हुई और इस चीज का समाधान निकाला गया। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये अस्थायी समाधान नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चीन का बढ़ता प्रभाव और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देती रही है। इस मोड़ पर भारत को यह तय करना होगा कि आंतरिक सुरक्षा सुधार और वैश्विक भागीदारी के माध्यम से चीन का प्रतिकार करना है, या अपनी क्षेत्रीय भूमिका को कम करने का जोखिम उठाना है। आगे की राह चीन के साथ सावधानी पूर्वक जुड़ाव की मांग करता है, जिसमें अनावश्यक संघर्ष से बचना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत को चीन पर निर्भरता कम करने को सुदृढ़ करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लानी चाहिए। हम लोग चीन पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आयात हम लोग चीन से करते हैं। क्लियर। आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए, और उसके बाद जितने भी आपको मोबाइल्स वगैरह हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम चीन से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जो हमारी जो निर्भरता चीन के ऊपर बनी हुई है, इसको सबसे पहले कम करना होगा। ठीक है, यदि इसको हम कम नहीं कर पाते हैं तो फिर तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि स्थायी समाधान नहीं है। ठीक है, ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान कैसे निकलेगा, जब तक आप अपने पैरों पर खुद नहीं खड़े हो जाते तब तक आपको दूसरे का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो वही हाल क्या है भारत का चीन के साथ है। भारत और चीन के बीच तालमेल के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, पहला जो है व्यापार और आर्थिक संबंध। मैंने आपको बताया व्यापार और आर्थिक संबंध, भारत और चीन महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गए हैं। आपसी आर्थिक हित द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि प्लस पॉइंट देखें तो भारत और चीन एक दूसरे के बहुत बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। क्लियर। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन के लिए चीनी आयात पर भारत की निर्भरता। ठीक है, क्या क्या आयात कर रहे हैं, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन। ये तीनों चीज हम लोग इसके लिए किस पर निर्भर है, चीन पर निर्भर है। ठीक है, तो इस चीजों के लिए हमें, इन तीनों चीजों के लिए हमें खुद इंडिपेंडेंट होना होगा पहले, तभी हम चीन से मुकाबला कर पाएंगे। चीन से हमारा मुकाबला सैन्य मुकाबला नहीं है, मार्केट कंपटीशन है। ठीक है, जब हम मार्केट में अपना स्टैंड बना लेंगे इन क्षेत्रों में, मशीनरी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, तो स्वाभाविक सी बात है चीन के लिए हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। भारतीय कच्चे माल एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए चीन के आयात के पूरक हैं। दोनों देश अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ठीक है, AIIB और ये जो आपका NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारत और चीन दोनों ही इसके सदस्य हैं, और दोनों ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं दोनों संस्थाओं में। ठीक है,
भारत और चीन दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। दोनों विकासशील देश है, ठीक है, चीन भी और भारत भी, और दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 और नंबर 2 पर आते हैं। तो जो वैश्विक जैव विविधता है, ठीक है, प्रदूषण है, ठीक है, वायुमंडलीय समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए चीन और भारत दोनों ने ही क्या किए हैं, अपनी प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। पर्यटन और सांस्कृतिक समन्वय में तीव्रता आई है, जिससे आपसी समझ बढ़ी है। पर्यटन की दृष्टि से भी चीन के बहुत सारे व्यक्ति भारत आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए भारत के लोग भी वहां जाते हैं। तो इससे क्या हुई है, थोड़ी बॉन्डिंग बनी है। क्लियर। अब समस्या क्या है, ये तो हमने प्लस पॉइंट देखे ना, कि मार्केट है एक दूसरे के लिए, ठीक है, उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से सही है, उसके बाद आप देखें तो जो दोनों में कम्युनिकेशन है, जलवायु AIIB और NDB के हम लोग सदस्य होते हुए हम सहयोग कर रहे हैं उन संस्थाओं में। जलवायु परिवर्तन और जो भी वायुमंडलीय समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध है। तो कुछ आपको समन्वय की भी स्थिति है, लेकिन उससे ज़्यादा स्थिति खराब है, जो है संघर्ष की स्थिति। संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अनसुलझे सीमा मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों में सबसे विवादास्पद मुद्दे हैं, ठीक है। LAC मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो है आपको वो LAC की लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ये जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ठीक है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ठीक है। गलवान वैली जो है वो अक्साई चीन में आता है, और इस चीज को लेके हमेशा भारत चीन में विवाद की समस्या बनी रहती है। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला आपका LOC का है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिएगा LAC इधर है और LOC इधर है, और ये वाला किसका है, ये है पाकिस्तान का, ठीक है। इस पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है। क्लियर। आते हैं अपनी स्लाइड पे। दूसरी समस्या क्या है, बढ़ता व्यापार असंतुलन, ठीक है। अब बढ़ता व्यापार असंतुलन कैसे, क्योंकि हम लोग बहुत हद तक चीन पर निर्भर है, ठीक है। हम लोग आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, ठीक है। आयात हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं चीन से, लेकिन निर्यात हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत हद तक चीन के मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यापार असंतुलन हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, उस कारण से भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। LAC पर चीन का आक्रामक बुनियादी अवसंरचना विकास, जैसे सड़कें, गांव, हवाई पट्टियां का निर्माण भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है। LAC वाला जो क्षेत्र है वहां चीन क्या कर रहा है, सड़कें बना रहा है, गांवों का निर्माण कर रहा है, ठीक है, हेलीपैड्स बना रहा है। तो इस कारण से क्या हो रही है, भारत को समस्या हो रही है, होगी भी, ठीक है। मान लो कोई एक बाउंड्री है, मान लो ये कोई एक बाउंड्री है, ठीक है, इस तरफ किसी और का घर है और इस तरफ किसी और व्यक्ति का घर है। मान लो इधर रमेश का और इधर सुरेश का घर है, और सुरेश इधर सड़कें बना रहा है, घर बना रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है रमेश को दिक्कत होगी। तो भारत के साथ भी कुल मिलाकर यही समस्या है। कश्मीर जैसे विवादास्पद मुद्दे पर समर्थन सहित पाकिस्तान के साथ चीन की घनिष्ठ साझेदारी ने भारत चीन संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। जब बात POK की आती है, ठीक है, जब बात POK की आती है तो चीन पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ दिखता है, ठीक है। चीन क्या दिखता है, पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ दिखता है, और ये भारत और चीन के संबंधों को खराब करता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत द्वारा अस्वीकार। चीन द्वारा बांधों के निर्माण और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की दिशा मोड़ने से भारत में जल प्रवाह तथा पारिस्थितिकी पर संभावित प्रभाव, ठीक है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, वो जो चीन बना रहा है उससे भी भारत को दिक्कत है, भारत उसको कभी स्वीकार नहीं करता है। और दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है वो चीन से होकर ही भारत में प्रवेश करती है, तो चीन उसके जो कटाव है उसको मोड़ रहा है, उसमें बांध बना रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, आप देखते हैं हर साल असम में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, भयानक बाढ़ आते हैं। तो ये भी जो समस्या है इसके प्रमुख मुद्दे हैं। तो हम लोगों ने इस एडिटोरियल में क्या देखा, हम लोगों ने इस एडिटोरियल में क्या देखा, जो सम तालमेल के मुद्दे हैं वो हम लोगों ने देखा, कि मतलब रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है, कहाँ पर हम लोग
आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने फिर देखा कि प्रतिद्वंद्विता है क्यों भाई। ठीक है, हम लोगों ने देखा प्रतिद्वंद्विता है क्यों। कल को यदि आपके मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यहां से कम 100 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, भूमिका बनाकर आप 100 शब्द आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तालमेल का जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आपसी सुधार कर सकते हैं रिश्तों की, उससे आपको मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट बता दिए। ठीक है, तो इस पे भी आप कम से कम हर एक पॉइंट पे 20 शब्द यदि लिखते हैं तो 100 पॉइंट आप यहां से भी निकाल लोगे। और लास्ट में जो संघर्ष के क्षेत्र है जहां पे हम लोग में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वहां के लिए भी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स की पॉइंट्स बता दिए। यहां से भी आप 15-20 शब्द यदि निकाल लेते हो तो 100 शब्द आराम से हर एक पॉइंट को जोड़ के आप लिख लोगे। ठीक है, और मैंने आपको दिखाया ये जो आपका मैकमोहन लाइन है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ आपका मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना के मध्य में। ठीक है, ये आपका एलएसी है, एलओसी है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग एलएसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत और चाइना को अलग करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। तो ये आपका एडिटोरियल का सेक्शन था आज, जिसको हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको 100% स्कॉलरशिप दे रही है, 100% स्कॉलरशिप दे रही है। हर संडे को हमारा स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है। ठीक है, और बिहार एसआई बीपीएससी ट्री 4.0 की क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, तो आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नई क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।